दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 8वीं कक्षा के नागरिक शास्त्र सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3 का अध्याय 9 जन सुविधाएं। दोस्तों जन सुविधाएं क्या हैं? किसी लोक कल्याणकारी राज्य के लिए लोगों के जीवन स्तर को उठाने के लिए उनके जीवन यापन में सुविधाओं के लिए जो सरकार द्वारा व्यवस्था की जाती है उन्हें जन सुविधाएं कही जाती हैं। जन सुविधाओं के अंतर्गत लोगों को स्वच्छ पेयजल, चिकित्सा, नाली, सड़कों की व्यवस्था, यातायात सुविधाएं ये सब शामिल होती हैं। तो आइए एनसीईआरटी के इस अध्याय में हम जानते हैं कि लोगों को किस तरह से और कौन कौन सी जन सुविधाएं चाहिए होती हैं। देखिए यहाँ पर अमू और कुमार चेन्नई में एक बस से सफ़र कर रहे हैं और शहर के अलग अलग इलाकों से गुजरते हुए वे जल सुविधाओं को देख रहे हैं कि किस प्रकार से लोगों को जल की पर्याप्त या जल की आपूर्ति किस प्रकार से होती है। देखिए यहाँ पर अन्ना नगर जो इलाका है वहाँ पर राम गोपाल के घर पर देखिए किस तरह से पाइप के द्वारा एक व्यक्ति गाड़ी को धुल रहा है और काफ़ी ज़्यादा पानी जो है वो बर्बाद हो रहा है। सैदापेट में देखिए पद्मा की स्थिति दिखाई गई है कि किस तरह वे पानी के लिए बर्तनों को लेकर लंबी कतार में खड़ी हैं। और उसी प्रकार से मडीपाक्कम में शिवा के घर पर यहाँ पर देखिए एक बोतल पानी पीने वाला यहाँ रखा है और इस टेबल पर एक बड़ा बोतल पानी का रखा हुआ है। और मैलापुर में ये आप देख सकते हैं किस तरह वाटर टैंक के माध्यम से लोग पानी प्राप्त कर रहे हैं। दोस्तों चेन्नई के लोग और पानी इस जो है स्टडी के बारे में आइए देखते हैं। श्री राम गोपाल जैसे आला सरकारी अफसर चेन्नई के अन्ना नगर में रहते हैं और भरपूर पानी के छिड़काव के कारण हरे भरे बाग बगीचों वाला यह इलाका खासा आकर्षक है। यहाँ के नलों में 24 घंटे पानी रहता है और जब पानी की आपूर्ति कम होती है तो श्री राम गोपाल जल निगम में परिचित एक बड़े अफसर से बात करते हैं और फौरन उनके लिए पानी के टैंकर का इंतज़ाम हो जाता है। लेकिन क्या शहर के दूसरे इलाकों में भी स्थिति ऐसी है? देखिए शहर के ज़्यादातर इलाकों की तरह मैलापुर में सुब्रमण्यम के अपार्टमेंट में भी पानी की कमी है। यहाँ नगर पालिका 2 दिन में एक बार पानी उपलब्ध करवाती है और कुछ लोगों की ज़रूरतें निजी बोरवेल से पूरी हो जाती हैं, लेकिन बोरवेल का पानी खारा है। लोग उसे शौचालय और साफ़ सफाई के लिए ही प्रयोग करते हैं। दूसरे कामों के लिए टैंकरों का पानी खरीदना पड़ता है। सुब्रमण्यम टैंकरों से पानी खरीदने के लिए हर महीने 500 से 600 रुपये खर्च करते हैं और पीने के पानी को साफ करने के लिए लोगों ने घरों में ही जल शोधन उपकरण लगवा रखे हैं। इसमें जो एक आरओ सिस्टम होता है घर में जो लगता है तो वो जल शोधन उपकरण के रूप में लोगों ने अपने घर में लगवा रखा है। मडीपाक्कम के एक मकान में शिवा पहली मंजिल में किराए पर रहता है। उसे 4 दिन में एक बार पानी मिलता है। पानी की कमी के कारण वह अपने परिवार को चेन्नई नहीं ला पा रहा है और पीने के लिए शिवा बाजार से पानी की बोतलें खरीदता है। पद्मा की जो कहानी आपने ऊपर देखी तो पद्मा एक घरेलू नौकरानी है। वह सैदापेट में काम करती है और पास ही एक झुग्गी बस्ती में रहती है। उसकी झुग्गी का किराया 650 रुपये माहवार है। उसकी झुग्गी में न तो शौचालय है न पानी का अन्य स्रोत है और इस तरह की 30 झुग्गियों के लिए कोने में एक नल है। इस नल से रोज़ 20 मिनट के लिए एक बोरवेल से पानी आता है और इस दौरान एक परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा 3 बाल्टी भरने का मौका मिलता है और इसी पानी को लोग नहाने, धोने और पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। गर्मियों में पानी इतना कम हो जाता है कि कई परिवारों को पानी ही नहीं मिल पाता है। उन्हें टैंकरों का घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। देखिए एक टॉपिक है दोस्तों जीवन के अधिकार के रूप में पानी। तो पानी जो है पानी हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है और कहा भी जाता है जल ही जीवन है। बिना पानी के कुछ भी किसी का भी जीवन न तो चल सकता है और ना ही सुरक्षित रह सकता है। जीवन और स्वास्थ्य के लिए पानी बहुत ही आवश्यक है। यह न केवल हमारी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक है बल्कि पीने का साफ पानी बहुत सारा पानी से होने वाली बीमारियों को भी रोक सकता है। भारत की स्थिति क्या है? तो भारत की स्थिति ये है कि जिन देशों में दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों के सबसे ज़्यादा मामले सामने आते हैं उसमें भारत का स्थान काफ़ी ऊपर आता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि भारत में जो लोगों के लिए उपलब्ध पानी है उसमें यूज करने के लिए या पेयजल के रूप में स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है।
पानी से संबंधित बीमारियों के कारण हर रोज़ 1600 से ज़्यादा भारतीय मौत के मुंह में चले जाते हैं और उनमें से ज़्यादातर 5 साल से भी कम उम्र के बच्चे होते हैं जो हैजा और पेचिश जैसी पानी से या जल जनित समस्याओं के कारण अपनी जान गंवा बैठते हैं। दोस्तों, अगर लोगों के पास पीने का पानी सहज रूप से उपलब्ध हो और स्वच्छ हो तो इन मौतों को रोका जा सकता है। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 जो है वो जीवन का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है, क्योंकि जीवन तभी रह सकता है जब लोगों को पेयजल उपलब्ध होगा। इसका मतलब ये है कि अमीर गरीब हर व्यक्ति का ये अधिकार है कि उसे सस्ती कीमत पर दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिले। कहने का मतलब ये है कि पानी तक सार्वभौमिक पहुंच होनी चाहिए और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सबको पानी मिलना चाहिए। और इसी कारण दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ने कई मुकदमों में ये कहा है कि सुरक्षित पेयजल का अधिकार भी मौलिक अधिकार में से एक है। कुछ दिन पहले 2007 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने पानी में गंदगी के सवाल पर महबूबनगर जिले के एक किसान द्वारा लिखे गए पत्र के आधार पर चली सुनवाई में इस बात को फिर दोहराया है। और पत्र भेजने वाले किसान की शिकायत थी कि एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी गांव के पास स्थित जलधारा में विषैले रसायन छोड़ रही है और उससे भूमिगत पानी दूषित हो गया है, जो सिंचाई और पीने के पानी का स्रोत है। और उस मुकदमे के आधार पर न्यायाधीशों ने महबूबनगर के जिला कलेक्टर को आदेश दिया कि वह गांव के प्रत्येक व्यक्ति को हर रोज़ 25 लीटर पानी उपलब्ध कराए। और जल कितना आवश्यक है हमारे जीवन के लिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के 2002 का ये देखिए ये वक्तव्य है कि जल अधिकार का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को वैयक्तिक और घरेलू प्रयोग के लिए पर्याप्त, सुरक्षित, स्वीकार्य, भौतिक रूप से पहुँच के भीतर और सस्ती दर पर पानी मिलना चाहिए। और पानी का अधिकार मौलिक अधिकार तो है ही, मानवाधिकार के अंतर्गत भी शामिल किया जाता है, क्योंकि बिना पानी के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। अब आइए चर्चा करते हैं जन सुविधाएं पर। दोस्तों, पानी की तरह कुछ अन्य भी सुविधाएं हैं जिनका हर व्यक्ति के लिए इंतजाम किया जाना चाहिए। पिछले साल आपने स्वास्थ्य और स्वच्छता इन 2 सुविधाओं के बारे में पढ़ा था और इस तरह बिजली, सार्वजनिक परिवहन, विद्यालय और कॉलेज भी अनिवार्य चीज़ें हैं। इन्हें जन सुविधाएं के नाम से जाना जाता है। जन सुविधाओं की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है ताकि लोगों का जीवन सहज और सुगम बन सके और उनके विकास के पर्याप्त अवसर मिल सके। दोस्तों, किसी जन सुविधा की महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि एक बार निर्माण हो जाने के बाद उसका बहुत सारे लोग प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर गांव में एक स्कूल बना दिया जाए तो उससे बहुत सारे बच्चों को शिक्षा मिलती है, और इसी तरह किसी इलाके में बिजली की आपूर्ति बहुत सारे लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। किसान अपने खेतों में सिंचाई के लिए पंप सेट चला सकते हैं, लोग बिजली से चलने वाली छोटी मोटी वर्कशॉप खोल सकते हैं, विद्यार्थियों को पढ़ने लिखने में आसानी हो जाती है और किसी न किसी तरीके से गांव के अधिकांश लोगों को फ़ायदा होता है। इसी तरह जन सुविधाओं में स्वास्थ्य जन सुविधाओं के आधार पर देखा जाए तो अस्पताल या हॉस्पिटल जो हैं वो लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, और हॉस्पिटल बनने से लोगों के स्वास्थ्य की दैनिक रूप से या नियमित रूप से देखभाल हो सकती है और उन्हें छोटी मोटी बीमारियों से बचने का या वहाँ से तुरंत चेतावनी मिल जाती है, जिससे वे अपना इलाज शहर में जाकर गंभीर इलाजों को शहर में करा सकते हैं। अब जन सुविधाओं में सरकार की क्या भूमिका होती है? चूँकि जन सुविधाएं इतनी महत्वपूर्ण हैं, इसलिए उन्हें मुहैया कराने की जिम्मेदारी भी किसी न किसी के ऊपर ज़रूर आनी चाहिए। यह जिम्मेदारी सरकार के ऊपर आती है। जो जन सुविधाएँ हैं वो सरकार की जिम्मेदारी है, और लोक कल्याणकारी राज्य में जन सुविधाएं बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं और सरकार के मुख्य एजेंडे में शामिल होती हैं कि लोगों को ऐसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं जिससे कि उनके जीवन में सरलता और आसानी आए। सरकार की बहुत सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक है कि सभी लोगों को इस तरह की जन सुविधाएं मुहैया कराया जाए। और आइए देखते हैं कि ये जिम्मेदारी सरकार और केवल सरकार को ही क्यों उठानी चाहिए।
देखिए, निजी कंपनियां जो होती हैं उनका काम क्या होता है। निजी कंपनियां कोई भी काम अपने निजी मुनाफे या निजी लाभ के लिए करती हैं। आपने बाजार में एक कमीज पुस्तक जो कक्षा 7 की पुस्तक पढ़ी थी, बाजार में एक कमीज जो चैप्टर था, उसमें आप ये समझ गए हैं कि ज़्यादातर जन सुविधाओं में मुनाफे की गुंजाइश नहीं होती है। जैसे नालियों को साफ करने या मलेरिया रोधी अभियान चलाने से किसी कंपनी को कोई मुनाफा नहीं हो सकता है, इसलिए कोई निजी कंपनी इस तरह के काम में दिलचस्पी नहीं लेती है। लेकिन स्कूल और अस्पताल जैसी कुछ जन सुविधाओं में निजी कंपनियों को दिलचस्पी हो सकती है, और हमारे पास इस आशय के बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे आप शहर में रहते हैं तो आपने कई जगह निजी कंपनियों को टैंकर या सीलबंद बोतलों के जरिए पानी की आपूर्ति करते हुए भी देखा होगा। ऐसी स्थिति में ये निजी कंपनियां जन सुविधाएं तो मुहैया कराती हैं, लेकिन उनकी कीमत इतनी ज़्यादा होती है कि चंद लोग ही उसका खर्च उठा पाते हैं। यह सुविधा सस्ती दर पर सभी लोगों के लिए उपलब्ध नहीं होती है, और जितना खर्च करेंगे लोग उसके मुताबिक ही सुविधाएं पाएंगे। और यदि यह सामान्य नियम बन जाए तो बड़ी मुश्किल होगी। इसका नतीजा यह होगा कि जो इन सुविधाओं के एवज में खर्च नहीं कर पाएंगे वे सम्मानजनक जीवन जीने से वंचित रह जाएंगे। दोस्तों, इसलिए ये कोई अच्छा विकल्प नहीं है, और जन सुविधाओं का संबंध लोगों की मूलभूत सुविधाओं से होता है। मूलभूत सुविधाएं ये कि जो जीवन के लिए अत्यंत ही आवश्यक हैं और इनके बिना जीवन नहीं चल सकता है। किसी भी आधुनिक समाज के लिए ज़रूरी है कि वहाँ इन सुविधाओं का इंतजाम हो ताकि लोगों की मूलभूत ज़रूरतें पूरी की जा सकें। मूलभूत ज़रूरतों में क्या है? देखिए, मूलभूत ज़रूरतों में सबसे पहला तो ये है कि लोगों के लिए स्वच्छ पेयजल हो, उनके रहने के लिए अच्छी व्यवस्था हो, इसके अलावा खान पान बेहतर हो, ये सभी, और चिकित्सा, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाएं, यातायात और परिवहन, सड़क और नालियों की व्यवस्था तथा बिजली, ये सभी मूलभूत सुविधाओं के अंतर्गत आती हैं। दोस्तों, संविधान में हमारे जीवन के अधिकार का जो आश्वासन दिया गया है वह देश के सभी लोगों को प्राप्त है, इसलिए जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी लाजमी तौर पर सरकार के ऊपर आनी चाहिए। मामला ये है दोस्तों कि सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से मिलता है। तो आप हर साल सुनते होंगे कि सरकार ने संसद में बजट पेश किया है। बजट के जरिए सरकार अपने नफ़े, नुकसान या फ़ायदे और नुकसान का ब्यौरा पेश करती है। इसमें सरकार पिछले साल के खर्चों का खाता पेश करती है और अगले साल के खर्चों की योजना सामने रखती है। बजट में सरकार को इस बात का ऐलान करना पड़ता है कि अगले साल की योजनाओं के लिए पैसे की व्यवस्था कहाँ से की जाएगी। जनता से मिलने वाला जो कर है वो सरकार की आमदनी का मुख्य जरिया होता है। जनता से कर वसूलने और उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रमों पर खर्च करने का सरकार का पूरा अधिकार होता है। जैसे पानी की आपूर्ति के लिए सरकार को पानी निकालने, पानी को दूर दराज के इलाकों में पहुंचाने, पाइपों का जाल बिछाने, पानी को साफ करने और आखिर में गंदे पानी को ठिकाने लगाने पर खर्च करना पड़ता है। सरकार इन खर्चों को कुछ हद तक करों के जरिए और कुछ हद तक पानी की कीमत वसूल करके पूरा करती है। पानी की कीमत इस तरह तय की जाती है कि ज़्यादातर लोग रोज़ाना एक निश्चित मात्रा में पानी का खर्च उठा सकें, और इस तरह से सरकार जन सुविधाओं के लिए जो कीमत है या पैसा है वो एकत्र करती है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आमू पूछती है कि क्या तुमने सैदापेट की सड़कें देखी, कितनी उबड़ खाबड़ थी, सड़कों पर बत्ती भी नहीं थी, पता नहीं रात में वहाँ क्या हालत होगी। कुमार कहता है किसी झुग्गी बस्ती में तुम और क्या उम्मीद करोगी। आमू कहती है कि झुग्गी बस्तियाँ ऐसी क्यों होती हैं, क्या वहाँ जन सुविधाएँ नहीं होनी चाहिए। कुमार का कहना है कि मेरे ख्याल में जन सुविधाएं उन लोगों के लिए होती हैं जो बस्तियों में ठीक ठाक घरों में रहते हैं, यही लोग हैं जो कर चुकाते हैं। आमू का कहना है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वह केवल ठीक ठाक बस्तियों को ही नहीं बल्कि सभी को जन सुविधाएं मुहैया कराए। तुम ऐसे क्यों कह रहे हो, क्या बस्ती के लोग देश के नागरिक नहीं हैं, उनके भी तो कुछ अधिकार हैं। कुमार गुस्से में बोलता है पर ऐसे तो सरकार दिवालिया हो जाएगी। लेकिन अमू कहती है चाहे जो हो उसे रास्ता तो निकालना पड़ेगा। क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि सड़क, पानी, बिजली के बिना झुग्गियों में ज़िंदगी कैसी होगी। कुमार कहता है अरे। अमू कहती है कि हमारे संविधान में बहुत सारी जन सुविधाओं को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है और सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इन अधिकारों की अवहेलना न हो ताकि हर व्यक्ति को एक सम्मानजनक जीवन जी सके।
यहाँ पर देखिए दोस्तों, सरकार पूरी आबादी के लिए समुचित स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करने में अहम भूमिका निभाती है। पोलियो जैसी बीमारियों के उन्मूलन के लिए भी इसी तरह की योजनाओं के तहत जो है किस तरह से सरकार ने व्यापक पैमाने पर जो है पल्स पोलियो अभियान चलाकर पोलियो को भारत से मिटाया जा चुका है। दोस्तों, जन सुविधाएं क्या होती हैं, आइए देखते हैं एक प्रश्न उत्तर। जन सुविधाएं क्या होती हैं? जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार पर क्यों होनी चाहिए? दूसरी बात यह है कि सरकार कुछ जन सुविधाओं के लिए निजी कंपनियों का भी सहारा ले सकती है, जैसे सड़कें बनाने के ठेके निजी कंपनियों या ठेकेदारों को भी दिए जाते हैं। दिल्ली में बिजली के वितरण का काम 2 निजी कंपनियों के हाथ में है, लेकिन सरकार को इन कंपनियों पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे इन सुविधाओं को सस्ती कीमत पर सभी लोगों तक पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा कर सकें। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जन सुविधाओं की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर ही होनी चाहिए, जबकि वह इन कामों को निजी कंपनियों के जरिए भी करवा सकती है? इसके अलावा अपने घर पर पानी के बिल को देखें और पता लगाएं कि आपके इलाके में नगर पालिका जल की न्यूनतम कीमत क्या है। अगर आप ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं तो क्या उसकी दर बढ़ जाती है? पानी के ज़्यादा इस्तेमाल पर बढ़ी हुई दर से बिल वसूल करने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है? और चौथी बात ये कि किसी वेतनभोगी कर्मचारी अथवा फैक्ट्री चलाने वाले व्यक्ति और एक दुकानदार से बात करके पता लगाएं कि लोग किस किस तरह के कर सरकार को चुकाते हैं, और जब आपको पता लग जाए तो इससे कक्षा में शिक्षक को दिखाएं और चर्चा करें। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप सार्वजनिक परिवहन की बस और ट्रेन को दिखाया गया है। कम दूरी के लिए बसें सार्वजनिक परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है और ज़्यादातर कामकाजी लोग बसों से अपनी मंजिल तक पहुँचते हैं। देखिए, तेज़ शहरीकरण और मामला ये है कि ज़्यादातर कामकाजी लोग बसों से अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। तेज़ शहरीकरण के कारण बड़े शहरों में भी सार्वजनिक बस प्रणाली ज़रूरत के हिसाब से कम साबित होती जा रही है और इस कमी को पूरा करने के लिए दिल्ली और अन्य महानगरों में सरकार ने मेट्रो रेल परियोजना के रूप में एक योजना शुरू की है। दिल्ली मेट्रो के पहले खंड का निर्माण करने के लिए सरकारी बजट से 11,000 करोड़ रुपए खर्च किया गया था और कुछ लोगों का कहना है कि अगर सरकार सार्वजनिक बस प्रणाली में सुधार पर ध्यान देती है तो इतने भारी खर्चे की ज़रूरत न पड़ती और लोगों की ज़रूरतें भी पूरी हो जाती। लेकिन आवश्यकता के हिसाब से देखा जाए तो बस और मेट्रो दोनों ही लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आइए देखते हैं चेन्नई के केस स्टडी के द्वारा कि चेन्नई में पानी की आपूर्ति किस तरह से होती है और क्या सबको पानी मिल रहा है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि जन सुविधाएं सभी को मुहैया होनी चाहिए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्थानों पर ऐसी सुविधाओं का भारी अभाव है और इस अध्याय के अगले हिस्से में आप पानी की व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। पानी की व्यवस्था वाली जो जन सुविधा है बहुत मायने रखती है। दोस्तों, इस अध्याय में शुरू में आपने देखा था कि चेन्नई में पानी की भारी कमी है। नगर पालिका की आपूर्ति से शहर की लगभग आधी ज़रूरत ही पूरी हो पाती है और कुछ इलाकों में नियमित रूप से पानी आता है। कुछ इलाकों में बहुत कम पानी आता है। जहां पानी का भंडारण किया गया है उसके आसपास के इलाकों में ज़्यादा पानी आता है, जबकि दूर की बस्तियों को कम पानी मिलता है। जो वाटर सप्लाई है उसमें कमी का बोझ ज़्यादातर गरीबों पर पड़ता है। मध्यम वर्ग के लोगों के सामने पानी की किल्लत पैदा हो जाती है तो इस वर्ग के लोग ज़्यादा आसानी से इसका हल ढूंढ लेते हैं। वो बोरवेल खोदकर, टैंकरों से पानी खरीदकर या बोतल बंद पानी खरीदकर अपना काम चला लेते हैं। पानी की उपलब्धता के अलावा कुछ ही लोगों को सुरक्षित पेयजल तक पहुंच है और यह इस पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति कितना खर्च कर सकता है। इस तरह जो संपन्न तबका है या उच्च वर्ग है उसके पास ज़्यादा विकल्प होते हैं। वे बोतल बंद पानी खरीद सकते हैं, जल शोधक उपकरण यानी आरओ का सहारे पानी साफ करने का इंतजाम कर सकते हैं और इस मद में खर्च कर सकने के कारण उन्हें साफ पानी मिल जाता है। लेकिन गरीब लोग इस सुविधा से वंचित रह जाते हैं और इससे ऐसा लगता है कि जिन लोगों के पास पैसा है उन्हीं के पास पानी का भी अधिकार है और यह स्थिति पर्याप्त और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य से बहुत दूर है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ग्रामीण इलाकों में मनुष्यों और मवेशियों दोनों के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ कुआं, हैंडपंप, तालाब और कभी कभार छत पर स्थित टंकियों में पानी मिलता है। इनमें से ज़्यादातर निजी स्वामित्व में है और शहरी इलाकों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में सार्वजनिक जलापूर्ति का और भी ज़्यादा अभाव पाया जाता है।
किसानों से पानी छीनना। दोस्तों, पानी की कमी ने निजी कंपनियों के लिए मुनाफे के नए रास्ते खोल दिए हैं। बहुत सारी निजी कंपनियां शहर के आसपास इलाकों से पानी खरीदकर शहरों में बेचती हैं। चेन्नई में मामंदूर, पालूर, गिझी और कस्बों से शहर के उत्तर में स्थित गांवों से पानी लाया जाता है। 13,000 से भी ज़्यादा टैंकर इस काम में लगे हुए हैं। हर महीने पानी के व्यापारी किसानों को पेशगी रकम देते हैं ताकि वे किसानों की ज़मीन से पानी निकाल सकें। इस तरह न केवल खेती का पानी छिन जाता है, बल्कि गांव के लिए पीने के पानी की आपूर्ति भी कम पड़ने लगती है। नतीजा ये है कि इन सारे कस्बों और गाँव में भूमिगत जल का स्तर बुरी तरह से नीचे गिर चुका है। पानी की समस्या को देखते हुए दोस्तों, विकल्पों की तलाश की जा रही है। विकल्पों की तलाश और कौन कौन से विकल्प इसके लिए तलाशे जा सकते हैं। चेन्नई की स्थिति कोई अलग नहीं है। गर्मियों के महीनों में पानी की कमी का हाल देश के दूसरे शहरों में भी दिखाई देने लगता है। नगर पालिका की जलापूर्ति में कमी से निपटने के लिए निजी कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों में फैलती जा रही हैं। ये कंपनियां अपने मुनाफे के लिए पानी बेचती हैं। पानी के इस्तेमाल में भी ज़बरदस्त गैर बराबरी दिखाई देती है। शहरी इलाकों में प्रति व्यक्ति लगभग 135 लीटर पानी प्रतिदिन मिलना चाहिए और पानी की यह मात्रा लगभग 7 बाल्टी के बराबर है। शहरी जल आयोग ने यह मात्रा तय की है, लेकिन झुग्गी बस्तियों के लोगों को रोजाना प्रति व्यक्ति 20 लीटर पानी यानी 1 बाल्टी पानी भी नहीं मिलता। दूसरी तरफ आलीशान होटलों में रहने वाले लोगों को रोजाना प्रति व्यक्ति 1600 लीटर यानी 80 बाल्टी पानी तक मिलता है। नगर पालिका के जरिए जलापूर्ति में कमी को अक्सर सरकार की नाकामयाबी माना जाता है। कुछ लोगों की दलील है क्योंकि सरकार ज़रूरत के हिसाब से पानी मुहैया नहीं करवा पा रही है और बहुत सारे शहरी जल विभाग घाटे में चल रहे हैं, इसलिए जलापूर्ति का काम निजी कंपनियों को सौंप दिया जाना चाहिए। उन्हें लगता है कि निजी कंपनियां ज़्यादा बेहतर काम कर सकती हैं। इस दलील की रोशनी में कुछ तथ्यों पर विचार कीजिए कि दुनिया भर में जलापूर्ति की जिम्मेदारी सरकार पर रही है। निजी जलापूर्ति व्यवस्था के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं और दुनिया के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां सार्वभौमिक जलापूर्ति सब लोगों तक पहुंच चुकी है। पोर्तो एलेग्रे में सार्वजनिक जलापूर्ति। देखिए, एक शहर का स्टडी है पोर्तो एलेग्रे। पोर्तो एलेग्रे दोस्तों ब्राज़ील का एक शहर है। इस शहर में बहुत सारे लोग गरीब हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया के दूसरे ज़्यादातर शहरों के मुकाबले यहाँ शिशु मृत्यु दर बहुत कम है। यहाँ नगर जल विभाग ने सभी लोगों को स्वच्छ पेयजल मुहैया करा दिया है। शिशु मृत्यु दर में गिरावट के पीछे यह सबसे बड़ा कारण है। यहाँ पानी की औसत कीमत कम रखी गई है और गरीबों से केवल आधी कीमत ली जाती है। विभाग को जो भी फायदा होता है उसका इस्तेमाल जलापूर्ति में सुधार के लिए किया जाता है और जल विभाग का काम पारदर्शी ढंग से चलता है। विभाग को कौन सी योजना हाथ में लेनी चाहिए, इस बारे में लोग मिलकर तय करते हैं और जनसभाओं में जनता प्रबंधकों का पक्ष सुनती है और जल विभाग की प्राथमिकताएं तय करने के लिए वोट के जरिए फैसला करती है। तो ब्राज़ील के पोर्टो एलेग्रे में सार्वजनिक जलापूर्ति के उदाहरण को आप इस ढंग से देख सकते हैं। दोस्तों, जहां जलापूर्ति की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को सौंपी गई है, ऐसे कुछ मामलों में पानी की कीमत में भारी इजाफा हुआ है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए पानी का खर्च उठा पाना मुश्किल होता है। और चौथी बात यह है कि भारत में सरकारी जल विभागों की सफलता के कई उदाहरण रहे हैं, लेकिन ये उदाहरण कम हैं। मुंबई का जलापूर्ति विभाग अपने खर्चों को पूरा करने के लिए जल शुल्क के जरिए पर्याप्त पैसा जुटा लेता है और हैदराबाद में जल विभाग के दायरे में इजाफा हुआ है, उसकी आमदनी बढ़ी है। चेन्नई में जल विभाग ने वर्षा जल संचय के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं ताकि भूमिगत जल स्तर में सुधार लाया जा सके। वहां पर पानी की ढुलाई और वितरण के लिए निजी कंपनियों की भी सेवाएं ली जा रही हैं। यहाँ पर देखिए, मुंबई की उपनगरीय रेलवे अच्छी सार्वजनिक प्रणाली है और यह दुनिया का सबसे घना यातायात मार्ग है। यह रेलवे हर रोज़ 6.5 लाख यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती है और 300 किलोमीटर से ज़्यादा लंबे नेटवर्क पर चलने वाली इन स्थानीय ट्रेनों के जरिए दूर दूर शहरों में रहने वाले लोग भी शहर में काम ढूंढने आते हैं। स्वच्छता संबंधी सुविधाओं का विस्तार। दोस्तों, हमारे लिए पाखाने शौचालय उन्हें हैरानी से कहा, हम तो बाहर खुले में जाकर अपना काम निपटा लेते हैं। लैट्रिन तो तुम्हारे जैसे बड़े लोगों के लिए होती है। अछूतों की शिकायतों को याद करते हुए महात्मा गांधी का वक्तव्य राजकोट स्वच्छता समिति 1896 का है।
दोस्तों, पीने के साफ पानी के अलावा ये भी ज़रूरी है कि पानी से फैलने वाली बीमारियों को रोकने के लिए स्वच्छता का ध्यान रखा जाए। लेकिन भारत में स्वच्छता सुविधाओं का दायरा जलापूर्ति से भी छोटा है। 2001 के सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि 68% परिवारों के पास पेयजल की सुविधा जो है वो उपलब्ध है, जबकि ये सुविधाएं ऐसे देखा जाए तो 36% परिवारों में केवल शौचालय की सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ भी ग्रामीण और शहरी इलाकों में गरीबों की स्थिति बहुत कमज़ोर दिखाई देती है। एक संगठन है NGO सुलभ इंटरनेशनल, पिछले 3 दशक से निम्न जाति निम्न आय वर्ग के लोगों के सामने मौजूद स्वच्छता के अभाव की समस्या से निपटने की कोशिश कर रहा है। और इस संगठन ने 75,000 से ज़्यादा सार्वजनिक शौचालय इकाइयाँ और 12 लाख से ज़्यादा निजी शौचालय बनाए हैं, जिनमें 1 करोड़ लोग इन सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। सुलभ ने सरकारी पैसे से शौचालय इकाइयाँ बनाने के लिए नगर पालिका या अन्य स्थानीय निकायों के साथ अनुबंध भी किए हैं और स्थानीय विभाग इन सेवाओं की स्थापना के लिए जमीन और पैसा मुहैया कराते हैं, जबकि रख रखाव की लागत कई बार प्रयोक्ताओं से मिलने वाले पैसे से पूरी की जाती है। और अगली बार देखिए, जब आप सुलभ शौचालय के देखेंगे तो हो सकता हो कि आप ये जानना चाहें कि ये शौचालय कैसे होते हैं। यहाँ पर देखिए बिजली की व्यवस्था 2001 की जनगणना के अनुसार 34% ग्रामीण घरों में बिजली पहुँच चुकी है। इसका मतलब ये है कि लगभग 7 करोड़ 80 लाख परिवार अभी भी अंधेरे में हैं। तो ये आंकड़ा काफ़ी पुराना है, 19 सालों में काफ़ी अंतर आ गया है। इस समय 50% से 60% परिवारों के पास, हमारे पास 44% 2001 में था, लेकिन विद्युतीकरण पर काफ़ी जोर दिया गया है सरकारों द्वारा। ग्रामीण विद्युतीकरण पर भी विशेष बल दिया गया है, इसलिए ये आंकड़ा अब काफ़ी बढ़ गया है। अब आइए देखते हैं जन सुविधाओं वाले चैप्टर का निष्कर्ष। दोस्तों, जन सुविधाओं का संबंध हमारी बुनियादी ज़रूरतों से होता है। भारतीय संविधान में पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और अधिकारों को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है और इस प्रकार सरकार की अहम जिम्मेदारी ये बनती है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त जन सुविधाएं मुहैया करवाए। लेकिन इस मोर्चे पर संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है। आपूर्ति में कमी है और वितरण में भारी असमानता दिखाई देती है। महानगरों और बड़े शहरों के मुकाबले कस्बों और गाँवों में तो इन सुविधाओं की स्थिति और भी खराब है। संपन्न बस्तियों के मुकाबले गरीब बस्तियों में सेवाओं की स्थिति कमज़ोर है और इन सुविधाओं को निजी कंपनियों के हाथों में सौंप देने से समस्या हल होने वाली नहीं है। किसी भी समाधान में इस महत्वपूर्ण तथ्य को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि देश के प्रत्येक नागरिक को इन सुविधाओं को पाने का अधिकार है और उसे ये सुविधाएं समतापरक ढंग से मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का चैप्टर। अब आइए देख लेते हैं इस अध्याय में आने वाले प्रमुख शब्दों के अर्थ। स्वच्छता, तो मानव मलमूत्र को सुरक्षित ढंग से नष्ट करने की सुविधा और इसके लिए शौचालयों का निर्माण किया जाता है और गंदे पानी की सफाई के लिए पाइप लगाए जाते हैं। संक्रमण से बचाने के लिए ऐसा करना जरूरी होता है। कंपनी क्या है? तो कंपनी एक तरह की व्यावसायिक संस्था होती है जिसकी स्थापना कुछ लोग या सरकार करती है। जिन कंपनियों का संचालन और स्वामित्व निजी समूहों या व्यक्तियों के हाथ में होता है उन्हें निजी कंपनी कहा जाता है। जैसे टाटा स्टील एक निजी कंपनी है। सार्वभौम पहुंच, दोस्तों, जब हर व्यक्ति को कोई चीज़ पूरी तरह हासिल हो जाती है, वह उसका खर्च उठा सकता है, तो उसे सार्वभौमिक पहुंच कहा जाता है। उदाहरण के लिए घर में नल में पानी आ रहा हो तो परिवार को पानी तक पहुंच मिल जाती है और अगर उसकी कम कीमत में ही हो या मुफ्त में उपलब्ध हो तो हर कोई उसका प्रयोग कर सकता है। मूलभूत सुविधाएं क्या होती हैं दोस्तों? तो भोजन, पानी, आवास, साफ सफाई, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी ज़रूरतें जो मनुष्य के जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, उन्हें मूलभूत सुविधाएं कहा जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो 8वीं कक्षा के नागरिक शास्त्र, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3 का ये जो अध्याय था जन सुविधाएं। और इसमें आपने बहुत आसानी से समझा कि जन सुविधाएं क्या होती हैं और वो मनुष्य के लिए या लोगों के लिए क्यों आवश्यक होती हैं, सरकार इन जन सुविधाओं की व्यवस्था कैसे करती है, लोगों तक इनकी पहुंच बनाने के लिए क्या किया जा सकता है और अगर जो कोई जन सुविधा लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो उसके लिए
सरकार और क्या क्या प्रयास करती है। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।